हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः एक बार लेकर आया हूं जीव विज्ञान की रामबाण सीरीज, जिसके तहत मैं एक बेहतरीन बोर्ड की तैयारी आपको करवाना चाहता हूं। कक्षा 12 में जो पहला पाठ है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, उसको मैं लेकर आया हूं। उसके तहत आप बहुत सारे प्रश्न बहुकल्पी के साथ आप अदला बदली भी करने में सक्षम होंगे। एक एक प्रश्न से मैं कई सारे प्रश्न करने का दावा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन यानी व्याख्या दूंगा, जिसके तहत आप बहुत सारे प्रश्न करने में सक्षम होंगे और आप अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल मजबूत हो जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप भी मेरे साथ आइए ताकि मैं आपकी बेहतरीन वो तैयारी कर सकूं, कई भी प्रश्न आपसे न छूटने पाए। कहा जाता है न संघर्ष न तूफान तो क्या मजा है जीने में, और अच्छी अच्छी कश्तियां रुक जाती हैं जब आग लगी हो सीने में। तो वो सीने में आग पैदा करो। और आइए चलते हैं मैं प्रश्नों की ओर। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको यह समझना होगा कि आवृत बीजी क्या होते हैं, आवृत बीजी पौधे ही क्या होते हैं। पहले आपको यह समझना होगा आवृत बीजी पौधे ही क्या होते हैं। तो आवृत बीजी पौधे वे होते हैं जिनके क्या होगा, बीज के ऊपर आवरण होता है, आवरण होता है। और दूसरी बात, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बीजपत्री, नंबर दो द्विबीजपत्री, यानी दो प्रकार के पादप होते हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। फिर इसमें आप देखेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर इसकी संरचना की ओर हम जाएं तो हम देखेंगे यहां पर आपने वो पंखुड़ियां बना दी, यहां पर पंखुड़ियां बना दी, और साथ में सबसे बाहर की ओर ये ग्रीन बना दी, और इसमें होता है एक बीजांड, और साथ में इसमें निकले होते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। तो आप देखेंगे ये आपके बाह्य दल हैं, बाह्य दल पुंज, सॉरी ये आपके दल पुंज, और ये आपके हैं बाह्य दल पुंज। ये हो गए आपके, ये दल पुंज हो गए। ये आपका होता है पुंकेसर, और ये आपका होता है स्त्री केसर। ठीक है। अब स्त्री केसर में देखा जाए, सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, नीचे होता है अंडाशय। तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय, ये बीच वाला भाग हो जाएगा वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला भाग यही क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, परागकोश, परागकोश। तो अब पुंकेसर में भाग कौन होते हैं, पराग कोश। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे ये परागकोश हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर एक पुष्प की संरचना की बात की जाए, सपोज दैट ये पुष्प है मान लिया जाए, तो इसमें देखा गया है कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं। तो यहाँ पर पुंकेसर जो भैया होता है वो होता है नर भाग। कौन होता है, नर भाग। और ये जो स्त्री केसर होता है ये आपका होता है मादा भाग, मादा भाग। तो इस प्रकार देखेंगे ये पुष्प आपके हो गए आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी मतलब जिसके बीजों पर आवरण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। और ये पुष्प की संरचना ये आपका स्त्री केसर भाग है जो मादा का भाग कहलाता है, और ये जो आपके नीले से दिख रहे हैं ये कहलाता है पुंकेसर, यानी ये नर भाग कहलाता है। तो यहाँ से कह रहा आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है, तो मादा भाग हमने देखा क्या है, स्त्री केसर होता है। और अगर देखा जाए नर जनांग, तो नर जनांग हम कहेंगे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि यही तो हमने बताया है, देखो यही जो आपका है यही नर भाग कहलाता है, और सबसे ऊपर वाला भाग ये परागकोश कहलाता है। इसी में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, पाउडर के समान छोटे छोटे कणों के रूप में पराग कण होते हैं। तो नर भाग कौन होगा, पुंकेसर। मादा भाग कौन होगा, स्त्री केसर। यहाँ से देखो पुंकेसर, पु से पुरुष हो रहा, स्त्री केसर यानी क्या हो रहा है, स्त्री यानी मादा भाग। तो इसे हम कहते हैं जायांग, इसे हम कहते हैं पुमंग, पुमड़ू भी कहते हैं। ये इंडोशियम होता है, ये गाइनोशियम होता है, इंग्लिश में हम कहें। और ए बी दोनों नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं, ये ऑप्शन आपका सही। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, साल्विया में परागण होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको समझना होगा परागण ही क्या होता है। तो परागण क्या होता है, तो हम कहेंगे पराग कण का
वर्तिकाग्र तक पहुंचना। कहाँ? इस तरीके से। यानी जो इसमें ये जो पराग कोश है, ये अगर हम इतना अलग भाग बनाएं तो इस प्रकार इसकी संरचना होगी। तो ये आपका है क्या? यही आपका है पराग कोश। पराग कोश। और इसी में जो होते हैं पाउडर के समान क्या होते हैं? पराग कण। पराग कण, छोटे छोटे से कण होते हैं, इन्हीं को हम पराग कण कहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यानी यहाँ से पराग कण निकलकर जब यहाँ इस स्त्री के वर्तिकाग्र तक आ जाएंगे, वर्तिकाग्र तक आ जाएंगे, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। यानी पौधों के जो नर भाग होता है पुंकेसर, उस पुंकेसर के जो पराग कोश होता है, इस पराग कोश के जो पराग कण होते हैं, उन पराग कणों का उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि कण पहुंच गए हैं, ये परागकण, इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। आई रिपीट, जब एक पुष्प के पराग कोश के परागकण उसी जाति के, मतलब उसी जाति का कोई पुष्प होना चाहिए या वही पुष्प होना चाहिए, किसी दूसरी जाति का नहीं होना चाहिए। उसी जाति का पुष्प चाहे वो दूसरे पौधे पर लगा हो, जात वही होनी चाहिए, और या तो फिर उसी पुष्प वही पुष्प होना चाहिए या फिर उसी पौधे का कोई दूसरा पुष्प होना चाहिए। मतलब अगर वो किसी तरह ये परागकण अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। अब ये परागण आप समझ गए, तो परागण में क्या होगा आपने समझ लिया। अब परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। पर परागण, तो यहां से देखो क्या कह रहा है, साल्विया में परागण होता है, तो कह रहा है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, उपयुक्त सभी। तो यहां से आपने देखा स्व का मतलब ही हो रहा स्वयं, और पर परागण का मतलब हो रहा है जब किसी के द्वारा हो। तो यानी यहां से हम समझेंगे पर परागण या तो जल द्वारा होगा, या तो वायु द्वारा होगा, या तो कीट द्वारा होगा, मतलब ये किसी ना किसी के द्वारा होगा। पर परागण का मतलब होता है जब किसी दूसरे माध्यम से यहाँ से परागकण इस यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, चाहे वो वही पुष्प हो या कोई उसी पौधे का कोई दूसरी पुष्प हो, और या फिर उसी जाति के पौधे का कोई दूसरा पुष्प हो। अगर किसी माध्यम से जल द्वारा, वायु द्वारा, या जंतु द्वारा, या कीट द्वारा, या पक्षी द्वारा किसी भी तरह पहुंचते हैं तो उसे हम कहते हैं पर परागण। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, साल्विया जो है एक ऐसी बनावट होती है पुष्प की जिसमें सिर्फ कीट ही अंदर प्रवेश कर सकता है, उसके अंदर होते हैं पर मतलब स्त्री केसर, इसलिए वहाँ जल द्वारा भी संभव नहीं है और वायु द्वारा भी संभव नहीं है। और इस प्रकार आप देखेंगे कौन हो जाएगा, सी जो ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज क्योंकि कीटों द्वारा ही उपयुक्त सभी नहीं हो सकता है, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे अगर हम चले तो देखेंगे एक ही पादप के एक पुष्प पे पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, देखो मतलब क्या कह रहा है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का, मतलब पादप पेड़ एक ही है, उसका पुष्प कोई दूसरा है, अभी तो हमने बताया था पुष्प कोई दूसरा है कि वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो अगर पुष्प वही है तो स्वायुग्मन तो होगा नहीं, और ये सजाती पुष्पी पराग तो उसी जाति का है ना, तो उसी जाति का होगा। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। हालांकि परागण भी हो सकता है लेकिन कोई माध्यम नहीं लिखा, उसने माध्यम नहीं लिखा, इस प्रकार हम पर परागण नहीं कहेंगे, उस हिसाब से एक ही जाति का तो ये विकल्प सही हो जाएगा। इस पर हम कर सकते थे लेकिन ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये विकल्प अकॉर्डिंग टू पर परागण के ये बेटर है। इस प्रकार पर निषेचन भी नहीं होगा, इस प्रकार आप क्या कहेंगे, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है 4 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, पुष्पी पादपों का कौन सा भाग अगुणित होता है। अगुणित का प्यारे बच्चों मतलब होता है जिसमें हमने आपको बताया था, अगुणित का मतलब क्या होता है, एक हमने बताया था युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, और द्विगुणित इसलिए होता है क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों युग्मक आपस में संयुग्मित हो जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं, द्विगुणित हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें नर युग्मक तो ये एक गुणित होता है, और अगर हम करें मादा युग्मक ये भी क्या होगा, एक गुणित होगा। और बाकी सभी जितने कोशिकांग होते हैं या जितने भी पौधों के अंग होते हैं, पत्ती है, जड़ है, सब में द्विगुणित यानी जोड़ी में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे नर युग्मक में सिंगल होता है, मादा युग्मक में ही सिंगल होता है, और यही नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने से ही क्या बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब हम कहेंगे ये हो गया नर युग्मक और ये हो गया मादा युग्मक, और नर मादा दोनों मिलेंगे तभी बनेगा युग्मनज, यानी नर एक गुणित था, मादा एक गुणित था, तभी तो ये द्विगुणित हुआ। तो इस प्रकार देखेंगे नर और मादा दोनों युग्मक क्या होंगे, एक गुणित होते हैं, तो जड़ नहीं होगा, पत्ती नहीं होगा, और युग्मनज तो ऑलरेडी द्विगुणित होता हमने बताया। तो हम कहेंगे सी विकल्प इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो नर युग्मक आपका हो जाएगा। आगे चलें, टेप्टम परत का कार्य होता है। तो टेप्टम परत जो होती है, जब परागकण अंकुरित हो रहा होता है उस समय परागकण के समय जो युग्मक बनते हैं, परागकण जो परागकण होते हैं उनको पोषण की आवश्यकता होती है। उस पोषण कहाँ से मिलेगा, तो हम कहेंगे पोषण मिलता है इसी टेप्टम परत से। ध्यान रखना, टेप्टम परत से। तो परागकण को नष्ट करना कतई नहीं होगा, परागकणों का निर्माण करना भी नहीं होगा, निषेचन नहीं होता। निषेचन तो ये हुआ नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलना होता है, इसी को हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार निषेचन तो नहीं होगा, आपका विकल्प हो जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। परागकणों का पोषण देना, पोषण देने का काम टेप्टम परत का होता है। अगला ऑप्शन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जल परागित पादप है। अब देखो यहां पर हमने बताया था पर परागण किया तो जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, जंतु द्वारा, किसी के द्वारा हो सकता है, लेकिन जल कह रहा है तो मटर तो भाई बाहर होता है, नींबू भी बाहर होता है, लैंड पर होता है, यानी होता है जमीन पर, लेकिन हाइड्रिला वो पौधा है जो जल में होता है। इस प्रकार हम कहेंगे जल के द्वारा किसमें होगा, हाइड्रिला में होगा। तो जलीय पौधा है हाइड्रिला, इसलिए इसमें ही ऑप्शन बनता है कि आपका यह विकल्प सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस मन लगाकर आप धैर्यपूर्वक पूरी वीडियो को देखना, ताकि आप एक एक प्रश्न नहीं बहुत सारे प्रश्न करने में आप सक्षम होंगे। जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से कर सकेंगे। फिर हम लॉन्ग आंसर की वीडियो भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपको लगता है वो थॉट या अपना विचार जरूर प्रस्तुत करिए। आइए चलते हैं, वह कौन सा फल है जिसका एरिल खाने योग्य भाग होता है। तो हमने आपको बताया था आम एक सरस फल है, सेब आपका मिथ्या फल है। तो इस प्रकार देखेंगे तो आम भी नहीं होगा, सेब भी नहीं होगा, और सहतूत जो है उसका एरिल खाने योग्य भाग नहीं होता, क्योंकि जो बीज के ऊपर जो होता है एक भित्ति होती है, यानी ये बीज होगा, बीज के ऊपर की जो ये भित्ति होती है इसी को हम एरिल कहते हैं, और ये जो खाने वाला भाग होता है उसी को हम कहते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा लीची में, लीची के अंदर बीज होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है व्हाइट, जिसको ही खाया जाता है। तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लीची। अगला हम चलते हैं, अनिषेक जनन द्वारा फल निर्मित होता है। तो अनिषेक जनन भी पहले क्या होता है, अनिषेक जनन मतलब हम कहेंगे जिसमें निषेचन ही नहीं होता है, और निषेचन ही नहीं होता जिसके द्वारा और फल निर्मित हो जाए उसी को हम कहेंगे अनिषेक जनन। और अनिषेक जनन के पौधों में होते हैं हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स का नाम है जेबेरेलिन। क्या नाम है, जेबेरेलिन। क्या नाम है, जेबेरेलिन। जेबेरेलिन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, इसी हार्मोन्स के द्वारा अनिषेक फलन मतलब हम कहेंगे बीज रहित फल, बीज रहित फल, यानी बिना बीजों का ही फल हम प्राप्त कर लें, बिना बीज के ही फल प्राप्त कर लें, उसमें बीज नहीं होने चाहिए, तो ऐसे फल को अनिषेक जनन कहते हैं। ऐसे फल जो मिलते हैं बीज रहित फलों को, ये कैसे प्राप्त होंगे, अनिषेक जनन द्वारा होंगे। इसके लिए हार्मोन्स कौन उत्तरदायी है, जेबरेलिन होता है। और या फिर जेबरेलिन नहीं होगा अगर ऑप्शन में, तो कौन सा हार्मोन्स हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो हार्मोन्स होगा फिर ऑक्सिन। ऑक्सिन, तो दो हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपका जेबरेलिन ही ऑप्शन जो है ज़्यादा सही होता है। यही जो है आपका हार्मोन्स उत्तरदायी होता है बीज रहित फल, और इसी को हम कहते हैं अनिषेक जनन। और ऐसा कौन सा होता है आप देखेंगे, लीची में भी बीज होता है, आम में भी बीज होता है, और सेब में भी बीज होते हैं, लेकिन एक अंगूर ऐसा फल है यानी ग्रेप्स जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, बीज रहित होता है, इसलिए हम कहेंगे इसमें अनिषेक जनन द्वारा ही फल निर्मित होता है। तो हम कहेंगे सी विकल्प इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आवृत बीजी के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो भ्रूणपोष में हमने प्यारे बच्चों बताया था, भ्रूणपोष में क्या होता है, भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष में क्या होता है, एक बार जो है नर और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं तो इनसे बनता है युग्मनज, और इसी युग्मनज में एक नर जो द्वितीय केंद्रक होता है वो पुनः इससे संयुक्त होता है, यहाँ पर आकर ये भी इससे संयुक्त हो जाता है, और संयुक्त होकर ये क्या होगा, 1 2 3 यानी त्रिगुणित कोशिका बन जाती है। पहले युग्मनज तो 2 ही गुणित था, लेकिन अब ये क्या हो गई है, त्रिगुणित, और यही बनाता है भ्रूणपोष, यही बनाता है भ्रूणपोष। इस प्रकार भ्रूणपोष में हम कहेंगे त्रिगुणित कोशिका होती है, तो ये एक गुणित नहीं होगी, ये तो नर अंडाणु और मादा अंडाणु की होती है। द्विगुणित कौन होता है, युग्मनज होता है, जड़ तना पत्ती सभी होते हैं पौधों के अंग, और 4 गुणित नहीं होता। इस प्रकार हम कहेंगे त्रिगुणित, यानी हम कहेंगे जो आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि त्रिगुणित कोशिका होती है। इसी प्रकार अगर हम कह दें किसी पौधे में जैसे 14 गुणसूत्र हैं कुल, तो हम अगर जोड़े में कहें तो कितने हैं, 7 जोड़ी हैं। और यहीं पर हम कहते हैं भ्रूणपोष में कितने होंगे,
तो भ्रूण कोश में हमने बताया 3 गुणित होंगे, मतलब 7 जो है 7 का त्रिगुणित करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। यानी हमेशा जितने गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, तो 14 टोटल है तो 7 जोड़ी हो जाएंगे। और अगर भ्रूण कोश में हम कहेंगे तो 3 गुना हो जाएंगे। तो ये किसका होता है पौधा, ये होता है मटर, और मटर को कहते हैं पायसम शटाइवम, ये इसका बोटेनिकल नेम है और इस पर प्रयोग किया था मिस्टर मेंडल ने। इस प्रकार आप देखेंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, 3 वाला। आगे चलते हैं, क्या कह रहा, 200 लघु बीजाणुओं को निर्माण में मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होंगे। तो इसमें देखा जाए तो विकल्प कोई नहीं सही है, इसमें फिलहाल 50 होते हैं, तो 200 भी नहीं होगा, 250 नहीं, 200 ये नहीं होगा। इस प्रकार आपका 50 जो ये होता है 50। तो पहले बच्चों आप देखेंगे अगर लघु बीजाणु बनाने की बात कर रहा है तो 50 ही होंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसके द्वारा ही 200 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर यही कह देता कि बीज का निर्माण होना है, जैसे कोई बीज बनाना है, जैसे गेहूं का या चने का जो भी है बीज बनाना है, अगर बीज बनाने के लिए कहता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने होंगे, तो इसके सवाया हो जाते, 200 हैं तो 200 के सवाए कितने होंगे, आ जाएंगे 250। बीज बनाने के लिए 250, लेकिन ये लघु बीजाणुओं के निर्माण में ही पूछ रहा है कितने बनेंगे मात्र कोशिका से द्वारा, तो अर्धसूत्री 50 ही होंगे। और अगर ये बीज कह देता तो हमने बताया था सवाया होते हैं बीज के बनने में, यानी यही हो जाते 200 के सवाए कितने हो जाते, 250, यानी 250 हो जाते। इस प्रकार आपने ये पूरी सीरीज को देखा, विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और एक से एक वीडियो हम देंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सके और आप अच्छा कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।